Dear students, in this video lecture, I am going to discuss one of the important topic of this chapter, that is potential distribution over a string of suspension type insulators and string efficiency. So here we are discussing two topics. So first let us see why the potential distribution is not uniform over the string of insulator. So what does it mean? We have a suspension type insulator. See, this is the suspension type insulator, this is pole, this is cross arm, and here are the discs. Here are the discs and power conductor is connected here. Now suppose this power conductor is this is carrying 44 kV. Suppose this voltage this is the phase voltage 44 kV, then there should be the uniform distribution of voltage across the each discs. यानी यहां पर वोल्टेज 11 केवी होना चाहिए, यहां भी वोल्टेज 11 केवी होना चाहिए, यहां भी 11 केवी होना चाहिए और यहां भी 11 केवी वोल्टेज होना चाहिए और टोटल वोल्टेज 44 केवी होना चाहिए. लेकिन कहा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क ऑफ स्ट्रिंग्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन यहां पर ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी ये चारों वोल्टेज 11 केवी नहीं होता है. तो वोल्टेज क्या होता है देखिए, दिया हुआ बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंसेस फॉर्म बिटवीन मेटल जंक्शन ऑफ इंसुलेटर्स एंड टावर्स. अब बतला रहा है कि पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेटल जंक्शन, ये हमारा मेटल जंक्शन है, मेटल जंक्शन और टावर के बीच में भी क्या होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है. ये कह रहा है कि मेटल जंक्शन और टावर के बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, ये हमारा टावर है. अब हम समझते हैं कि यहां पर कैपेसिटेंस क्यों फॉर्म होता है. देखिए ये हमारा पावर कंडक्टर जा रहा है, तो यहां पर 4 डिस्क हैं, तो इसे हम 4 डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसीडर कर सकते हैं. यहां पर 4 डाइलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं, तो हर डाइलेक्ट्रिक्स के क्रॉस क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल्स एपियर होगा. तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब हम इसे भी कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं. डाइलेक्ट्रिक का मतलब हम इसे कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंस फॉर्म होगा C = एप्सिलॉन A/D. तो अब देखिए यहां पर कि यहां चारों जगह कैपेसिटेंस आपस में फॉर्म हो रहा है और यहां पर चूंकि चार्ज है, यहां पर क्या है, चार्ज है. तो जब यहां पर चार्ज है और ये ग्राउंड टर्मिनल है, ये टावर का टर्मिनल क्या है, ग्राउंड टर्मिनल है, तो यहां पर क्या होगा, ये चार्ज और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा क्योंकि यहां पर एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम कर रहा है. तो यहां पर भी कुछ कैपेसिटेंसेज फॉर्म होगा. तो अब जब ये कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये कैपेसिटेंस के थ्रू भी क्या होगा, चार्जिंग करंट फ्लो होगा. तो इसी चार्जिंग करंट की वजह से यहां पर चारों डिस्क के क्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है. हो सकता है आपको यहां पर मिलेगा 16 किलो वोल्ट, सिमिलरली यहां पर आपको मिलेगा सपोज दिस इज द 10 किलो वोल्ट. तो इस तरह से आगे आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है. टोटल मिलाकर 44 केवी वोल्टेज आएगा. तो अब हम लोग आगे दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट इज कॉल्ड म्यूचुअल कैपेसिटेंस. बतला रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज कॉल्ड म्यूचुअल कैपेसिटेंस. तो अब हम लोग एक 4 डिस्क इंसुलेटर लेते हैं और वहां से समझते हैं कि किस तरह से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हमारे लिए अब ये जरूरी हो गया है कि जब हम जान चुके हैं कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल्स क्या क्या मिल रहा है. तो लेट अस कंसीडर ए 4 डिस्क इंसुलेटर. एक इंसुलेटर्स ले रहे हैं, उसमें 4 डिस्क हैं. तो 4 डिस्क होने का मतलब चारों डिस्क का अपना अपना कैपेसिटेंस होगा. इस कैपेसिटेंस से मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं और इसके बाद एक पावर कंडक्टर लगा हुआ, दिस इज द पावर कंडक्टर. अब यहां पर देखिए ये मेटल जंक्शन है, दीज आर द मेटल जंक्शंस. तो इस मेटल जंक्शन के कारण यहां पर भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है बिटवीन द पोल या फिर ग्राउंड कर सकते हैं और मेटल जंक्शन. अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस M/C है, M/C और इसका कैपेसिटेंस C है. क्लियर? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं M = MC
डिवाइडेड बाय सी। क्लियर? m इक्वल टू mc डिवाइडेड बाय c, यानी कि जो जंक्शन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस अगर c है तो कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्क विल बी मल्टीप्लाइड बाय m। तो m की वैल्यू जनरली 5, आपको जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर m का वैल्यू जनरली आपको 5 मिलेगा। तो ये हमारा m इंटू सी है। अब हम लोग देखते हैं कि इन चारों डिस्क के अलग अलग वोल्टेजेस क्या है इसके क्रॉस। मान लेते हैं पहला यूनिट के क्रॉस वोल्टेज V1 है, दूसरा यूनिट के क्रॉस वोल्टेज V2 है, थर्ड यूनिट के क्रॉस वोल्टेज V3 है, और यहां पर बिटवीन द कंडक्टर एंड जंक्शन यहां पर वोल्टेज V4 है। अब हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर V1, V2, V3 एंड V4। क्लियर? तो अब हम लोग मान लेते हैं इसके थ्रू जो करंट जा रहा है ये I1 है, इसके थ्रू यहां पर करंट जा रहा है IC1 चार्जिंग करंट, यहां पर ये करंट है I2 सेकेंड यूनिट के क्रॉस, ये हमारा IC2 है, और यहां पर ये हमारा ये देखिए यहां पर ये I3 है, और ये करंट हमारा IC3 है। दिस करंट इज I4, ये करंट हमारा I4 है। दिस इज द पावर कंडक्टर, हम ये मान चुके हैं। तो हम लोग यहां पर क्या एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस टेक द 4 डिस्क सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। 4 डिस्क सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, 4 डिस्क सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो अब हमें इसका पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या एक्सप्रेशंस लिखेंगे, हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है। हम देखिए यहां पर क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस करेंगे। यहां पर विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ। बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ यू कैन राइट I2 will be equal to I1 plus IC1. So I am writing I2 will be equal to I1 plus IC1, I2 इक्वल टू I1 प्लस IC1। अब हम लोग I2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए द वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच इज V2, so here we can write V2 into, if I am writing simply the magnitude of I2, so we can write V2 into omega into m into c. So here we will write V2 into m omega c. This topic is very easy, equal to I1। I1 को क्या लिखेंगे, यहां का वोल्टेज V1 है, तो V1 इंटू एम ओमेगा सी प्लस, अब यहां का पोटेंशियल हमें चेक करना है। यहां का पोटेंशियल देखिए V1 है, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड टर्मिनल है, यानी यहां का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है, यहां का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। सो प्लस V1 इंटू यहां का कैपेसिटेंस है ओमेगा इंटू सी। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, यहां से अगर हम V2 लिखें, सो वी कैन राइट V2 विल बी इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लीजिए, m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m इंटू V1। फ्रॉम हियर वी कैन राइट V2 विल बी इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m इंटू V1। दिस इज द इक्वेशन फॉर V2। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर V3। तो सिमिलरली हम यहां पर अगर हम, ये हमारा पॉइंट A था, ये हमारा पॉइंट B था, ये हमारा पॉइंट C है, तो हम लोग यहां पर लगाए थे KCL एट A। अब हम लोग दूसरा लगा रहे हैं KCL एट B, KCL एट B। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एट B अगर हम लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस IC2। तो I3 को हम लोग लिखेंगे यहां पर, I3 के अक्रॉस वोल्टेज है V3 इंटू m ओमेगा c, इट विल बी इक्वल टू I2 दैट इज V2 इंटू m ओमेगा c प्लस, अब देखिए यहां का वोल्टेज, ये कैपेसिटेंस हमें मालूम है, ये चार्जिंग करंट हमें लिखना है। हम देखिए यहां पर ये V2 इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम इस पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेट करें तो देखिए यहां का वोल्टेज V1 है, यहां का वोल्टेज V2 है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट्स वोल्टेज विल बी V1 प्लस V2, इट्स वोल्टेज विल बी V1 प्लस V2। तो यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आएगा, तो इसे हम लोग लिख रहे हैं V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C, इंटू ओमेगा C। तो यहां से हम लोग अगर लिखें, हम लिखेंगे m इंटू V3 इक्वल टू m इंटू V2 प्लस V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो यहां से हम लोग देखिए V2 इंटू
m प्लस 1 प्लस v1 आ रहा है। तो यहां से हम लोग लिखें तो v2 की जगह क्या लिखेंगे, m प्लस 1 बाय m इंटू v1। हम लोग लिख सकते हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू v1 प्लस v1। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, अगर हम v3 को लिखें तो v3 क्या लिखा जाएगा यहां पर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 2m प्लस 1m इंटू दैट मीन्स 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा m इंटू m स्क्वायर इंटू v1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v3 इन टर्म्स ऑफ v1। तो हम लोगों ने v3 को भी लिख दिया, v3 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू v1। अब हम लोग आगे एक्सप्रेशन लिखते हैं v4 का। तो v4 का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे i4 विल बी इक्वल टू i3 प्लस ic3, i3 प्लस ic3। तो i4 की जगह लिखेंगे v4 इंटू m ओमेगा c, इट विल बी इक्वल टू i3 की जगह लिखेंगे v3 इंटू m ओमेगा c प्लस v3 इंटू m ओमेगा c प्लस यहां का पोटेंशियल अगर हम लिखें तो ये पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3। तो हम लोग लिख रहे हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 इंटू ओमेगा c। तो यहां से हम लोग देखिए आप पुट करते हैं m इंटू v4 विल बी इक्वल टू, यहां पर v3 की वैल्यू अगर लिखें तो v3 इन टर्म्स ऑफ v1 लिखेंगे, ये होगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू v1 प्लस, यहां पर देखिए अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोगों को लिखना पड़ेगा, v1 तो वही रहेगा प्लस v1 प्लस v2 के जगह हम लिखेंगे m प्लस 1 बाय m इंटू v1 प्लस v3 के जगह हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू v1। तो यहां से अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे v4 का, ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्ट मिलेगा, यहां से डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमें मिलेगा v4 का, v4 विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब इंटू v1। So this is the expression of v1, v2, v3, v4। तो हमें ये चारों जब एक्सप्रेशंस मिल चुका है तो हम लोग अब टोटल वोल्टेज क्या लिखेंगे, तो टोटल वोल्टेज v, दिस विल बी द टोटल वोल्टेज v which is phase voltage। So v will be equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4। From here v will be equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4। तो जब हम लोग इस चारों एक्सप्रेशंस को हमने लिख दिया, तो अब हमें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया रहेगा तो वहां पर कुछ ऑपरेटिंग वोल्टेज गिवन रहेगा, एंड फ्रॉम द ऑपरेटिंग वोल्टेज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक v1, v2, v3 एंड v4। क्लियर, दिस इज द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, वो टर्म है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ पावर सिस्टम। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है। यहां पर एक और बात, जो आपने यहां पर देखा v1, v2, v3, v4 इसका एक्सप्रेशंस आपने निकाला, आप यहां पर पाओगे क्या कि v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3 इज लेस देन v4। v1, v2, v3, v4 यानी कि अपर मोस्ट यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज कम होगा और लोअर मोस्ट यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं लोअर मोस्ट यूनिट या फिर यूनिट नियरेस्ट टू कंडक्टर, यूनिट नियरेस्ट टू कंडक्टर इज हाईली स्ट्रेस्ड। यूनिट नियरेस्ट टू कंडक्टर इज हाईली स्ट्रेस्ड, और ये लिख सकते हैं और हाईली यूटिलाइज्ड।
और हाईली यूटिलाइज्ड, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक वोल्टेज आप अप्लाई हो रहा है, तो ये सबसे अधिक यूटिलाइज किया गया है। तो यहीं से हम लोग एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी का टर्म आया है। फ्रॉम हियर देयर इज द टर्म ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या बतला रहा है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको बतला रहा है कि आपका जो लोअर मोस्ट आपका पोटेंशियल, ये बेसिकली स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क ऑफ इंसुलेटर्स। इट इज द मेजर ऑफ utilization of discs of insulators। तो इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको बतलाता है कि वोल्टेज across the string, यानी कि टोटल वोल्टेज की बात कर रहा, जो टोटल वोल्टेज अप्लाई किया गया और ये फेज वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय n इंटू वोल्टेज across the unit near to power conductor। वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट नियर टू पावर कंडक्टर, यानी इस टर्म में देखें, अगर ये टोटल वोल्टेज V है, हम लोग इसे लिख सकते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी। तो अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं टोटल वोल्टेज V कर देते हैं डिवाइडेड बाय n इंटू V4, divided by n into V4 into 100। So this is the formula of percentage string efficiency of suspension type insulator। और इसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी, इसका मतलब उतना अधिक यूटिलाइजेशन हुआ है सारे डिस्क का। सो हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज डिजायर्ड। अगर 100% एफिशिएंसी है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इफ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 100% देन इट इज बेस्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 किलो वोल्ट का एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया, 100 किलो वोल्ट का फेज वोल्टेज अप्लाई किया, 4 नंबर ऑफ डिस्क हैं, 4 इंटू। अब देखिए यहां पर आइडियल क्या होना चाहिए? आइडियली अगर चारों स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज 25 किलो वोल्ट हैं, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 25 कर दे, तो यहां से 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाता। लेकिन आप क्या देखेंगे कि जो स्ट्रिंग नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? इट विल बी मोर देन 25 किलो वोल्ट। सपोज दिस इज इक्वल टू 32 किलो वोल्ट। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा? लेस देन 100% होगा, लेस देन 100% एफिशिएंसी यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि 100% एफिशिएंसी किस केस में होगा? तो यस, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि फॉर डीसी, यहां पर इस पावर कंडक्टर से अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर अगर डीसी सप्लाई ट्रांसमिट किया जा रहा है, डीसी पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है इस कंडक्टर से, इन दैट केस द स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी 100%। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर परसेंटेज ईटा डीसी इज इक्वल टू 100%। वहां पर क्यों 100% होगा? क्योंकि वहां पर ये कैपेसिटेंसेस का रोल नहीं आएगा। देयर विल नॉट बी एनी रोल ऑफ कैपेसिटेंसेस, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है डीसी के लिए? ऑफ कोर्स इट विल बी ओपन सर्किटेड, सो देयर विल नॉट बी एनी चार्जिंग करंट इन द केस ऑफ डीसी, एंड हेंस द वोल्टेज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिस्क्स, सो द एफिशिएंसी विल बी 100%। क्लियर? अब हम लोग यहां पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्ट्रिंग ऑफ एफिशिएंसी, ओवर द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, और दूसरा हम लोग यहीं पर स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये सारे डेरिवेशंस को भी याद नहीं रखना है। आपको सिंपली क्या किया जाएगा? आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ डिस्क 3 है, 4 है, 5 है, और आपको वहां पर कैलकुलेट करना होगा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको पता करना होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन इट इज गिवन दैट
In the question it is given that m is equal to 5, m is equal to 5, यानी नंबर ऑफ डिस्क भी 5 दिया गया है और m जो म्यूचुअल कैपेसिटी है वो 5 दिया गया है, और दिया गया है आपको टोटल ऑपरेटिंग वोल्टेज लाइन टू ग्राउंड। यहां पर ध्यान देखिए ये फेज वोल्टेज दिया हुआ है। अगर आपको कहीं पर लाइन वोल्टेज दिया गया है, अगेन यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फेज वोल्टेज। सो इट इज गिवन दैट 66 किलो वोल्ट। आपको क्या पता करना है, आपको यहां पर सारे स्ट्रिंग्स के क्रॉस वोल्टेज पता करना है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर एक कंडक्टर लगा हुआ है। दिस इज द जंक्शन, क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहां का पोटेंशियल V1 कैलकुलेट करना है, यहां का पोटेंशियल V2 कैलकुलेट करना है, V3 V4 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट V5। ये सारे कैपेसिटेंसेस C हैं, m की वैल्यू 5 दी गई है, ये होगा 5 इंटू सी, 5 इंटू सी, 5 इंटू सी, 5 इंटू सी। देखिए आगे चलकर अगर आप लोगों को कभी कंफ्यूजन m इक्वल टू 5 दिया हो, तो आपको कभी कंफ्यूजन है कि ये c रखना है और ये 5c रखना है, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंसुलेटर्स ले रहे हैं, इंसुलेटर्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अधिक होता है, तो वहां का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा इसलिए, और यहां पर कैपेसिटेंस कम होगा क्योंकि मीडियम एयर है, इसलिए डिस्क का कैपेसिटेंस 5c है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है V1, V2, V3, V4, V5। तो टोटल वोल्टेज दिया गया है 66 किलो वोल्ट। इसका मतलब हम कर सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, इट इज इक्वल टू 66 किलो वोल्ट। इट इज इक्वल टू 66 किलो वोल्ट इज गिवन टू यू। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां देखिए I2, I1, I3, I4, it is I5. Similarly, IC1, IC2, IC3, and here it is IC4. तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए I2 is equal to I1 plus IC1। तो हम लोग I2 को लिखेंगे V2 इंटू 5 ओमेगा C इक्वल टू V1 इंटू 5 ओमेगा C प्लस IC1, दैट मीन्स V1 इंटू ओमेगा C। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, V2 5V2 इज इक्वल टू 5V2 इज इक्वल टू 6V1। तो फ्रॉम हियर वी गेट V2 इक्वल टू 1.2 V1, V2 इक्वल टू 1.2 V1। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग तीसरा लिखेंगे I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस IC2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे V3 इंटू ओमेगा सी का टर्म में लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाता है। 5V3 विल बी इक्वल टू I2, तो I2 के जगह हम लोग लिखेंगे वहां पर I2 के जगह 5V2 होगा, 5V2 प्लस IC2। तो IC2 की जगह क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 इंटू V1 प्लस V2 इंटू C। तो C की जगह क्या है, C तो कैंसिल आउट हो गया ओमेगा C। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 5 इंटू V3 इज इक्वल टू 5V2 प्लस V1 प्लस V2। तो आपको यहां से मिल रहा है V1 प्लस 6V2। तो आप लोग क्या लिखेंगे, V1 प्लस 6 इंटू 1.2 यानी 7.2 V1। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 5V3 इक्वल टू 8.2 V1। तो यहां से अगर हम V3 का टर्म लिखेंगे तो V3 विल बी इक्वल टू 1.64 इंटू V1, V3 विल बी इक्वल टू 1.64 इंटू V1। सिमिलरली हम लोग V4 का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें, व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर V4, तो V4 का एक्सप्रेशन में आपको क्या मिलेगा, V4 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो V4 का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, I4 विल बी इक्वल टू
I3 प्लस IC3। तो I4 की जगह लिखेंगे V4 इंटू 5 इक्वल टू I3 की जगह हम लोग लिखेंगे V3 इंटू 5 प्लस IC3। तो IC3 अगर हम लिखना है V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू C, ओमेगा C तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहां से लिखेंगे 5 इंटू V4 इक्वल टू 5 इंटू V3 प्लस V1 प्लस V2 के जगह लिखेंगे 1.2 V1 प्लस V3 के जगह अगर हमें लिखना है तो V3 के जगह हम लोग लिखेंगे 1.64 V1। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V4 विल बी इक्वल टू, फ्रॉम हियर V4 विल बी इक्वल टू 2.408 V1, 2.408 V1. V4 is equal to 2.408 V1. Similarly, we write for I5. So I5 will be equal to I4 plus IC4. तो यहां से लिखेंगे 5 into V5 will be equal to 5 into V4 plus यहां पर हो जाएगा V1 plus V2 plus V3 plus V4। तो अगर हम सारे वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, V2 के जगह लिखेंगे 1.2 V1, V3 को भी इन टर्म्स ऑफ V1 लिखेंगे, V4 को भी इन टर्म्स ऑफ V1 लिखेंगे। तो फ्रॉम हियर V5 इज इक्वल टू 3.6576 V1। दिस इज द वैल्यू ऑफ V5। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू 66 किलो वोल्ट। तो हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2 के जगह 1.2 V1 प्लस 1.64 V1 प्लस 2.408 V1 प्लस 3.6576 इंटू V1 विल बी इक्वल टू 66 किलो वोल्ट। तो यहां से हम लोग अगर V1 की वैल्यू लिखें तो V1 हमें मिल रहा है, फ्रॉम हियर V1 इज इक्वल टू 6.67 किलो वोल्ट। सिमिलरली V2 हमें मिल रहा है 8 किलो वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 10.92 किलो वोल्ट, V4 इज इक्वल टू 16.03 किलो वोल्ट एंड V5 इज इक्वल टू 24.3 किलो वोल्ट। We got the values of V1, V2, V3, V4 and V5। तो अगर हम यहां से स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, ईटा परसेंटेज ईटा विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट मींस 66 kV डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क, तो नंबर ऑफ डिस्क 5 है, इनटू V5 इनटू 24.3। तो यहां से आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है 54.4% is the value of string efficiency in this case। 54.4% is the value of string efficiency in this case। क्लियर? तो ये रहा, हम देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां हम लोगों को नंबर ऑफ डिस्क 3 दिए गए हैं और यहां पर भी हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिया हुआ है डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स कैन विथस्टैंड। डिटरमाइन the maximum voltage that the string of suspension type insulator can withstand if maximum voltage per unit is 17.5 kilovolt, if maximum voltage per unit is
17.5 किलो वोल्ट। और ये क्वेश्चन आपके साथ आपको एक फिगर भी दिया गया है, यहां पर देखिए, दिस इज द फिगर। यहां पर आपको दिया गया टोटल 3 कैपेसिटेंसेस दिए गए हैं, 1 2 एंड 3। ये कंडक्टर में इट इज गिवन 8C 8C। दिस कैपेसिटेंस इज गिवन टू यू C, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C। इतना आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, और आपको दिया गया है कि मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए यूनिट इंसुलेटर कैन विथस्टैंड, मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट कितना हो सकता है कि इंसुलेटर के अक्रॉस, तो 17.5 किलो वोल्ट दिया गया है। 17.5 किलो वोल्ट वोल्टेज आपको दिया गया है मैक्सिमम, जो कि पर यूनिट वोल्टेज है। हम लोग मान लेते हैं इस वोल्टेज को V1, दिस वोल्टेज इज V2, दिस वोल्टेज इज V3, V1 V2 एंड दिस इज V1 V2 एंड V3। तो मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट दिया गया 17.5 किलो वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज कौन सा होगा among V1 V2 V3? मैक्सिमम वोल्टेज विल बी V3। तो V3 आपको दिया गया है 17.5 किलो वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट 8C यहां पर दिया गया है, ये कैपेसिटेंस है। ये इस करंट को I1 मानिए, दिस इज IC1, दिस इज I2, दिस इज IC2 एंड दिस इज I3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I2 विल बी इक्वल टू I1 प्लस IC1। तो I2 के जगह हम लोग लिखेंगे V2 इंटू 8 ओमेगा C, I1 के जगह लिखेंगे विल बी इक्वल टू V1 इंटू 8 ओमेगा C प्लस IC1 दैट मीन्स V1 इंटू ओमेगा C। तो यहां से हम लोगों को मिल रहा है V2 इक्वल टू 9/8 इंटू V1। फ्रॉम हियर V2 इज इक्वल टू 9/8 इंटू V1। तो अब हमें V2 मिल चुका है, अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं V3 का। एंड तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस IC2। तो I3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V3 इंटू 8 ओमेगा C विल बी इक्वल टू V2 इंटू 8 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 8 इंटू V3 विल बी इक्वल टू 8V2 प्लस V1 प्लस V2 दैट मीन्स V1 प्लस 9V2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू V3 विल बी इक्वल टू V1 प्लस 9 इंटू V2 की जगह क्या लिखेगा, 9/8 इंटू V1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9/8 इंटू V1। तो यहां से अगर हम लिखें तो ये हमें मिल रहा 8 इंटू V3 इज इक्वल टू 89 V1 divided by 8. From here we can write V3 is equal to 89 by 64 V1. From here we can write V3 equal to 89 by 64 V1. तो जब V3 हमें 89 by 64 V1 मिल चुका है, तो हम लोग यहां से V1 क्या लिखेंगे, V1 will be equal to 64 divided by 89 into V3। और V3 की वैल्यू क्या है, 89 इंटू V3 की वैल्यू है 17.5 किलो वोल्ट। तो फ्रॉम हियर वी गेट V1 इज इक्वल टू 12.58 किलो वोल्ट। 12.58 किलो वोल्ट जब हमें V1 मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, V2 विल बी इक्वल टू 9/8 V1। तो हमें यहां से मिल रहा है V2 14.16 किलो वोल्ट। 14.16 किलो वोल्ट जब V2 मिल चुका है, V3 is already known to you, so here we write V will be equal to V1 plus V2 plus V3। तो अगर तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो फ्रॉम हियर इट इज कमिंग 44.23 किलो वोल्ट। इट इज कमिंग 44.23 किलो वोल्ट। तो ये क्या है, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर कैन विथस्टैंड। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक स्ट्रिंग सस्टेन कर सकता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 2010 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2010 फॉर 2 मार्क्स।
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चंस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लैंग्वेज को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है, यानी क्या लाइन वोल्टेज दिया है या फिर फेज वोल्टेज दिया गया है। आपको दिया गया है 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिया गया है और यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है, ये फिगर आपको यहां पर दिया गया है। दिस फिगर इज गिवन टू यू, दिस इज ओनली 2 डिस्क्स आर देयर, 2 डिस्क्स आर देयर। एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म हो रहा है, यहां पर वैल्यू दी गई है 5C। ये सारा चीज क्वेश्चंस में दिया गया है, ये C दिया गया है। और ध्यान से देखिए यहां पर और जो आगे क्वेश्चन में दिया गया है वो है, ये वोल्टेज हमें E2 दिया गया है और इस वोल्टेज को E1 नाम दिया गया है। यहां पर देखिए जो हम लोग रेफरेंस नाम ले रहे थे E1 और E2, यहां पर हम लोग E1 लेते, इसे E2 लेते, लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया गया E2 और E1। आपको पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड E1 एंड E2, यू हैव टू फाइंड E1 एंड E2। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हम लोग यहां पर मानते हैं टोटल वोल्टेज क्या है E। सपोज द टोटल वोल्टेज इज E, तो E इज इक्वल टू व्हाट, E इक्वल टू गिवन 11 केवी लाइन वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज क्या होगा 11/√3 किलो वोल्ट। दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हमें पता है, ये हमें दिया गया है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, यहां पर इस करंट को अब हमें I2 मानना पड़ेगा, इस करंट को I1 मानना पड़ेगा, इसको IC2 मानना पड़ेगा। हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, विल राइट I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस IC2। तो यहां से हम लोग I1 को अगर लिखें, सो I1 विल बी E1 इंटू 5 ओमेगा C, इट विल बी इक्वल टू I2 के जगह लिखेंगे E2 इंटू 5 ओमेगा C प्लस IC2 के जगह लिखेंगे प्लस E2 इंटू ओमेगा C। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 5 इंटू E1 विल बी इक्वल टू 6 इंटू E2। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू 6/5 E2 यानी 1.2 इंटू E2। E1 विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू E2। तो अगर हम पुट करें वैल्यूज, तो E1 की जगह लिखेंगे 1.2 E2 प्लस E2 इज इक्वल टू 11/√3 किलो वोल्ट। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू तो 11/√3 की वैल्यू आता है 6.35 किलो वोल्ट। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट E2 will be equal to 2.89 kilovolt and E1 is equal to 3.46 kilovolt. This is your answer. So you can see that how simply you solve the question asked in GATE 2010 for 10 marks. तो ये आज हम लोग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्ट्रिंग हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम टारगेट क्या करेंगे कि हमें कुछ ऐसा टेक्निक अप्लाई करना है जिससे कि हम सारे डिस्क के अक्रॉस पोटेंशियल सेम कर पाए, यानी हमें 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी अचीव करना है। सो लेट्स विल सी द टेक्निक्स हाउ टू अचीव 100% एफिशिएंसी इन द केस ऑफ एसी सिस्टम। और हम ये भी देखेंगे कि हम प्रयास करेंगे 100% एफिशिएंसी लाने का, लेकिन हो सकता है 100% एफिशिएंसी अचीव ना हो पाए। तो हम लोग उस चीज को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।